हिंदी कहानी का विकास किस रूप में हुआ। जिस तरह से काव्य के क्षेत्र में आधुनिक हिंदी साहित्य का वर्गीकरण भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, नई कविता आदि के रूप में होता है, उसी तरह से गद्य के क्षेत्र में भी वर्गीकरण रहा है। नाटक के क्षेत्र में प्रसाद को आधार बनाते हुए प्रसाद पूर्व नाटक, प्रसाद युगीन नाटक, प्रसाद उत्तर नाटक की बात की जाती है। इसी तरह से कथा साहित्य के क्षेत्र में कहानी और उपन्यास, इन दोनों ही क्षेत्रों में प्रेमचंद केंद्र में रहे, जो कथा सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। तो प्रेमचंद को आधार बना करके, क्योंकि प्रेमचंद ने कहानी को एक नई दिशा प्रदान की, एक नया स्वरूप दिया, और कहानी विधा को प्रसिद्धि, लोकप्रियता मुंशी प्रेमचंद के कारण ही मिली। चाहे कोई शिक्षित है, अशिक्षित है, साहित्य का विद्यार्थी है, साहित्य इतर विधा का विद्यार्थी है, प्रेमचंद की कहानी और प्रेमचंद से सभी परिचित है। तो प्रेमचंद को आधार बनाते हुए हिंदी कहानी का जो विभिन्न चरण थे उनका वर्गीकरण किया गया। ये किया गया प्रेमचंद पूर्व कहानी, प्रेमचंद युगीन कहानियां और प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी के बाद भी आगे वर्गीकरण हमें मिलता है स्वतंत्रता के पश्चात स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी। फिर आगे जब हिंदी कहानी में अनेक आंदोलन चलने लगते हैं, समांतर कहानी, अकहानी, इस तरह से जो फिर आगे विमर्शों में कहानी चलने लगती है, तो वो कहानी के आगे अलग अलग वर्गीकरण हो जाते हैं, जिसको एक व्याख्यान में समेटना संभव नहीं है। तो हम विभिन्न चरणों में इन कहानी के विविध रूपों पर बात करेंगे। तो आज की चर्चा का केंद्र बिंदु हमारा रहेगा मुंशी प्रेमचंद से पूर्व हिंदी कहानी का क्या स्वरूप रहा और उनसे पूर्व के कहानीकार कौन कौन से रहे। अब प्रेमचंद से पूर्व, प्रेमचंद ने कहानी में लिखना जब प्रारंभ किया, वो यद्यपि वो छायावाद वाला समय कहलाता है, 1918 से 1936 वाला समय, पर उससे पूर्व भी प्रेमचंद की कुछ कहानियां मिलती हैं, जिसे हम प्रेमचंद पूर्व वर्ग में ही शामिल करेंगे। प्रेमचंद से पूर्व जो भारतेंदु युग था या द्विवेदी युग था, उनकी हम बात करें तो भारतेंदु युग में कहानी उस रूप में नहीं मिलती जो 1900 के बाद से मिलती है। 1900 कहानी का आरंभ बिंदु माना जाता है हिंदी साहित्य जगत में, सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के बाद, और उसके बाद इंदु पत्रिका आई, हिंदू गल्पमाला पत्रिका आई, जिनमें ये कहानियां प्रकाशित हुई और हिंदी साहित्य विधा के रूप में कहानी प्रचलित हुई। अगर हम 1900 से पहले की देखें, आरंभिक चरण के रूप में देखें, तो हमें सबसे पहले कहानी मिलती है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना, जो 1867 में 1867 में लिखी गई, और फिर वामा मनोरंजन 1886 में रची गई। यद्यपि इससे बहुत पहले 1803 में इंशाल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी है, पर उसके बाद एक लंबा व्यवधान आया, तो 1867 से 67 से फिर आगे ये कहानी विधा जो है वो निरंतर चलने लगती है। उसके आगे हम देखते हैं चंडी प्रसाद सिंह में, जिनकी कहानी थी हास्य रत्न, जो 1886 में रची गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक में, निबंध लेखन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, अब कविता के क्षेत्र में योगदान रहा, परंतु भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीन अन्य जो मंडल के कवि रहे, लेखक रहे, उन्होंने कहानी विधा को नहीं अपनाया। इस युग में कहानी विधा उतनी लोकप्रिय नहीं हो पाई जितनी अन्य गद्य विधाएं, नाटक विशेष रूप से लोकप्रिय हो पाए। परंतु भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं एक कहानी लिखी, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। किशोरीलाल गोस्वामी ने प्रणयिनी परिणय 1887 में लिखा, जिसे पहली कहानी भी मानते हैं कुछ विद्वान। ऐसे ही अंबिका दत्त व्यास, जिन्होंने संस्कृत में रचना की, और उन्होंने खड़ी बोली में कथा कुसुम कलिका 1888 में रचना की। तो ये आरंभिक चरण, 1900 से पहले का चरण, वे कहानियां जो एक बीज रूप में प्रारंभ हो रही थी, जो परवर्ती कहानियों के लिए एक जमीन तैयार कर रही थी, एक नींव का कार्य कर रही थी। तो एक नींव के पत्थर के रूप में इन कहानियों का भी, एक बीज रूप में भी इन कहानियों का अपना एक योगदान है। पर वास्तव में एक साहित्यिक गद्य विधा के रूप में जो एक तात्विक दृष्टि से कहानी रचना की गई, जो एक शिल्प की दृष्टि से कहानी में हमें परिवर्तन दिखाई देता है, वह दिखाई देता है 1900 में सरस्वती पत्रिकाओं में प्रकाशित कहानियों से, जिसे हम द्विवेदी युगीन हिंदी कहानी भी कह सकते हैं। प्रारंभिक कहानियां भी कही जाएंगी,
द्विवेदी युगीन हिंदी कहानी भी कह सकते हैं और प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी भी इसे कहा जाता है। तो तीनों प्रकार से कहानियों की ये चर्चा की जाती है, जिसमें सर्वप्रथम कहानी छपी किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी 1900 में। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन ही 1900 में प्रारंभ हुआ था। 1903 में फिर आगे चल करके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसका संपादन का कार्यभार संभालते हैं और इसी पत्रिका में ही 1900 में ही उनकी दूसरी कहानी गुलबहार छपी। परंतु इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहली कहानी माना, पर कई विद्वानों ने उसे, शिवदान सिंह आदि ने उस इंदुमती कहानी को मौलिक कहानी नहीं माना। वे उसे बंगला की छाया मानते हैं, वे उसे शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का अनुवाद मानते हैं। तो इसलिए वो उसे, भले ही आचार्य शुक्ल जी ने इंदुमती को पहली कहानी माना, मौलिक कहानी माना, परंतु बाद में चल करके शिवदान सिंह आदि ने, अनेक विद्वानों ने इसे शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का अनुवाद मानते हुए हिंदी की पहली मौलिक कहानी नहीं स्वीकार किया। इसके पश्चात आते हैं केशव प्रसाद सिंह, जिनकी एक कहानी थी चंद्रलोक की यात्रा, जो 1900 में प्रकाशित हुई सरस्वती पत्रिका में ही। ये काल्पनिक यात्रा वर्णन है, परंतु ये कहानी बड़ी प्रसिद्ध हुई, लोकप्रिय हुई और ये हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी मानी जाती है, चंद्रलोक की यात्रा। भले ही उसमें कल्पना का प्रधानता है, एक काल्पनिक लोक का वर्णन है, परंतु हिंदी साहित्य जगत में एक वैज्ञानिक कहानियों का प्रारंभ इस कहानी से माना जाता है। और इन्हीं की एक दूसरी कहानी रही आपत्तियों का पहाड़, जिसमें स्वप्न कल्पनाओं के रूप में एक कहानी का ताना बाना बुना गया, उसकी रचना की गई। तो एक काल्पनिक कहानी है। इसी तरह से माधव प्रसाद मिश्र ने पुरोहित का आत्मत्याग, ये इनकी कहानी मिलती है, जो 1900 में रचित है। और मन की चंचलता, ये भी इनकी कहानी रही। तो हम देखते हैं 1900 में कई कहानियां सरस्वती पत्रिका के विभिन्न अंकों में प्रकाशित हुई। फिर 1902 में लाला भगवान दीन की कहानी थी प्लेग की चुड़ैल। प्लेग की चुड़ैल में प्लेग के समय किस तरह से मानवीय संवेदनाएं चूर चूर हो गई, किस तरह से संवेदनहीनता की स्थिति हो गई, उसका चित्रण, यथार्थ चित्रण इस कहानी में मिलता है। वर्तमान में भी हमने कोरोना के समय में ये स्थिति देखी। पति अपनी पत्नी को रुग्णावस्था में छोड़ करके और जाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए तैयार हो जाता है और वे मृत नहीं है, वे मूर्छित हो गई है, परंतु उसे डॉक्टर भी देखता नहीं है और मृत घोषित कर देता है और उसको पानी में बहा दिया जाता है और वे जिंदा है। और जब वे गंगा का पानी पी करके और किनारे पर लग जाती है और उसे चुड़ैल मान लिया जाता है। तो कैसे रिश्तों में संवेदनहीनता की स्थिति हो गई, उसको आधार बनाकर इस कहानी की रचना 1902 में लाला भगवान दीन ने की। फिर एक कहानी 1903 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय प्रकाशित हुई। ये कहानी भी लोकप्रिय रही और इस कहानी को पहली मौलिक कहानी के रूप में भी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने स्वीकार किया। ऐसे ही गिरिजादत्त वाजपेयी ने पति का पवित्र प्रेम 1903 में इस कहानी की रचना की। सुदूर काल्पनिक चरित्रों को लेकर लिखी गई एक संवेदनापरक कहानी है ये। और इन्हीं की एक और कहानी है 1903 में रची गई, पंडित और पंडितानी। ऐसे ही कार्तिक प्रसाद खत्री ने दामोदर राव की आत्मकहानी लिखी और जो भारतेंदु काल में साहित्य की अन्य गद्य विधाओं का विकास हुआ, रेखा चित्र का, जीवनी का, आत्मकथा का, तो उसका बीज हमें इस दामोदर राव की आत्मकहानी में मिलता है। आत्मकथा के रूप में ये रची गई है। तो प्रारंभिक आत्मकथाओं में इस कहानी का विशेष रूप से योगदान रहा। लक्ष्मी नारायण लाल इन आरंभिक कहानियों के बारे में, उनकी विशेषताओं को जो देखते हैं, इन कहानियों की समीक्षा करते हुए कहते हैं कि इन समस्त प्रयोगों से निर्मित कोई भी कहानी शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की मौलिक कहानी नहीं कही जा सकती, क्योंकि इन कहानियों में से कुछ भाव पक्ष की दृष्टि से छायानुवाद है, कुछ भावानुवाद है और शेष कला पक्ष की दृष्टि से कहानी नहीं है। लेकिन यह अवश्य है कि इन प्रयोगात्मक कहानियों में से प्रायः अधिकांश कहानियां अपने लक्ष्य की ओर अवश्यमेव प्रेरित है। तो शिल्प की दृष्टि से हम देखते हैं, कलात्मकता की दृष्टि से देखते हैं, वर्तमान में कहानियों को जिस तरह से देखते हैं, जिस
तात्विक समीक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो ये प्रारंभिक कहानियां खरी नहीं उतरती हैं, परंतु एक बीज रूप में, एक प्रारंभिक स्थिति के रूप में इन कहानियों का महत्व रहा है। भले ही वे एक प्रारंभ था, परंतु आरंभ नहीं होगा तो वो विकास कैसे होगा। तो उस ये इन कहानीकारों के अपने प्रयोग रहे, भले ही उन्होंने बंगला की छाया ली या संस्कृत के भाव लेकर के उसका अनुवाद किया या अंग्रेजी का अनुवाद किया, कलात्मक दृष्टि से ये उतनी सफल कहानियां नहीं मानी जाती हैं, परंतु आरंभिक कहानियों के रूप में इनका विशेष योगदान रहा है। इसी तरह से सूर्य नारायण दीक्षित ने उनकी एक कहानी प्रकाशित हुई 1906 में, चंद्रहास का अद्भुत आख्यान। वेंकटेश नारायण की एक असरफी की राम आत्मकथा। ऐसे ही बंग महिला, राजेंद्र बाला घोष नाम है उनका, परंतु उस समय कई ऐसे कहानीकार हुए जिन्हें छद्म नाम से कहानी रचना की ओर प्रेरणा, जैसे मुंशी प्रेमचंद स्वयं धनपत राय के नाम से कहानी की रचना करते हैं। उनका जो पहला कहानी संग्रह उर्दू में प्रकाशित हुआ, सौजे वतन, जिसे अंग्रेजों द्वारा जब्त भी कर लिया गया था, वो भी छद्म नाम से था। बाद में वो प्रेमचंद के नाम से कहानी लिखने लगे थे। ऐसे ही राजेंद्र बाला घोष ने भी बंग महिला नाम से कहानी लिखी, दुलाई वाली, 1907 में प्रकाशित हुई। और ये कहानी अत्यधिक लोकप्रिय भी रही। कहानी तात्विक दृष्टि से भी, इसको कलात्मकता की दृष्टि से भी एक मौलिक कहानी के रूप में, एक सफल कहानी के रूप में माना गया। और कहानी के प्रारंभिक बीज इस कहानी में मिलते हैं, इसलिए कई विद्वानों ने इसे पहली कहानी माना, हिंदी की प्रथम कहानी माना। और ये कहानी 1907 की सरस्वती पत्रिका के भाग 8 में प्रकाशित हुई। कहानी हास्य सृजन की परंपरा से हटकर है। यद्यपि इसमें हास्य है, पर वे हास्य गौण रूप में आया है। मूल रूप से सामाजिक एक समस्या को उठाया गया है। मौलिकता और कल्पनाशीलता, इन दोनों का अद्भुत संगम हमें इस दुलाई वाली कहानी में मिलता है। शिल्प की दृष्टि से भी ये कहानी अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है और पहली मौलिक कहानियों में इसकी गिनती होती है। और इस कहानी में काशी और उसके आसपास के पूरे जनजीवन को, स्त्री पुरुष की सोच को, उनके मनोभावों का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण किया गया है। काशी के दशाश्वमेध घाट से कहानी शुरू होती है और इलाहाबाद तक जाकर समाप्त होती है। तो वो दुलाई वाले एक घूंघट की परंपरा से, एक मोटी चादर को बोलते हैं दुलाई, तो वो ओढ़े हुए वो स्त्री कैसे काशी से इलाहाबाद तक की यात्रा करती है और अपने मायके जाते हुए और उनकी समस्याओं से निकलती है। तो पूरा एक स्त्री और पुरुष की सोच का अंतर, उनके मनोभावों में अंतर, ये इस कहानी में उद्घाटित होते हैं, जिसका प्रभाव परवर्ती कहानियों पर पड़ता है। इसी तरह से वृंदावन लाल वर्मा हुए, जिन्होंने 1909 में राखी बंद भाई इस कहानी की रचना की। और यह कहानी हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी मानी जाती है। ऐसी नकली किला कहानी है। तातर और एक वीर राजपूत 1910 में इसकी रचना हुई। तो हिंदी वृंदावन लाल वर्मा बड़े प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए, ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में उनकी पहचान हुई। विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी पर और गढ़कुंडार आदि अनेक ऐतिहासिक उपन्यासों की वे रचना करते हैं। और पहली ऐतिहासिक कहानी उनकी राखी बंद भाई, पन्ना के जीवन चरित्र को आधार बनाते हुए उन्होंने ये कहानी की रचना की। भले ही उसमें कल्पना का अंश है, पर ऐतिहासिकता है। तो ऐतिहासिक कहानी के प्रारंभिक रूप में इनका स्थान महत्वपूर्ण रहा। इसी तरह से राधिका रमन प्रसाद सिंह जी ने कानों में कंगना इस कहानी की रचना की, जो 1913 में प्रकाशित हुई। और एक और इनकी कहानी थी बिजली। ऐसे ही विश्वंभर नाथ शर्मा, उनकी रक्षाबंधन कहानी भी 1913 में प्रकाशित होती है। और आरंभिक कहानियों के दौर में एक सब प्रसिद्ध नाम आता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, जिन्होंने मात्र 3 ही कहानियों की रचना की, परंतु तीनों ही कहानियां इतनी प्रसिद्ध हुई, लोकप्रिय हुई और प्रेरणास्पद रही। परवर्ती कहानीकारों के लिए एक दिशा निर्देशक का काम भी इनकी कहानियों ने किया। उनकी 3 कहानियां थी, सुखमय जीवन, उसने कहा था और बुद्धू का कांटा। सुखमय जीवन उनकी भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। उसने कहा था 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। और बुद्धू का कांटा, जो एक कन्या के विवाह के पश्चात अपनी चंचलता खो देने और केवल पालतू बहू बन जाने की मर्मस्पर्शी कथा कहती है
कि स्त्री को स्वतंत्र रहने का, स्वाधीन रहने का, अपने अनुसार जीवन जीने का अधिकार नहीं है, वो चंचल नहीं हो सकती। तो एक काल्पनिक स्त्री को पात्र, एक कन्या को पात्र बनाकर जो अपने यौवन काल में अत्यधिक चंचल स्वभाव की थी, स्वतंत्र वृत्ति की थी, पर विवाह के पश्चात कैसे उसके जीवन परिवर्तित होता है, तो उसके उस जीवन की मर्म स्पर्शिका था इस कहानी में चित्रित की गई है। इसी तरह उसने कहा था जो कहानी है ये पूर्व दीप्ति के रूप में, फ्लैशबैक के रूप में रची गई है। ये कहानी आगे चल करके प्रसाद के लिए प्रेरणा स्रोत बनती है। प्रसाद इस कहानी के माध्यम से, प्रसाद भी इसी विधा को, फ्लैशबैक की विधा को आगे चल करके अपनाते हैं। उसने कहा था कथानक बड़ा सुगठित है, कुतूहल से युक्त है, पात्रों का चरित्र चित्रण बड़ा स्वाभाविक रूप से किया गया है, पात्रों के संवाद भी उनके अनुकूल है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कहानी की बहुत प्रशंसा की है। उन्होंने इस कहानी की समीक्षा करते हुए कहा कि इसके पक्के यथार्थवाद के बीच, सुरुचि की मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है। देखिए यहां पर कहानी प्रेम संबंध को लेकर के लिखी गई है। 8 साल का कन्या है और 12 साल का वो बालक है, और अमृतसर के बाजार में दोनों मिलते हैं और उनका परस्पर संवाद होता है, और बाल्यकाल में ही उनमें प्रेम का प्रस्फुटन होता है जो दोनों ही नहीं जानते हैं। और बड़े होकर के वो सूबेदारनी बनती है और वो बच्चा लहना सिंह बनता है और युद्ध भूमि में जाता है। और वहां सूबेदारनी ने उसको जाते हुए ये कहा था, मेरे पति का और मेरे पुत्र का ध्यान रखना। उसने कहा था, बस इस बात को लेकर के ये पूरा एक प्रेम का ढांचा, एक प्रेम की कहानी बुनी गई है, जिसमें कहीं कोई वासना की गंध नहीं है। एक उदात्त प्रेम का स्वरूप इस कहानी में प्रकट होता है। निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं है, कहीं पर भी किसी विरह का वर्णन नहीं है। कहानी में कहीं प्रेमी की निर्लज्जता, प्रलभ वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। तो इस तरह से उसने कहा था, कहानी मील का पत्थर साबित हुई। और ये कहानी अभी पाठ्यक्रम में भी, बीए के विद्यार्थी के पाठ्यक्रम में भी लगाई गई है। उसके पश्चात आते हैं जयशंकर प्रसाद। यद्यपि प्रसाद प्रेमचंद युगीन कहानीकारों में है, परंतु इनकी प्रारंभिक कहानी ग्राम जो है वो इंदु पत्रिका में 1910 में प्रकाशित हुई, और ग्राम प्रसाद जी की प्रथम कहानी है। और ये कहानी कम, रेखा चित्र अधिक है। इसके अतिरिक्त चंदा, रसिया बालम, मदन मृणालिनी, तानसेन, ये कहानियां भी प्रसाद जी की इस आरंभिक युग की कहानियां मानी जाती हैं। और इन प्रारंभिक कहानियों का कहानी संग्रह छाया 1912 में प्रकाशित हुआ। प्रारंभ में ये 5 कहानियां ही उसमें संकलित की गई थी, पर बाद में उसमें 6 कहानियां और जोड़ी गई और 11 कहानियों का संकलन छाया प्रारंभिक कहानी संग्रह के रूप में जाना जाता है। इसी तरह से मुंशी प्रेमचंद, जिनकी जो प्रारंभिक कहानियां है वो 1915 से पहले जो रची गई, ये पहली कहानी है 1910 में बड़े घर की बेटी, और 1913 में नमक का दारोगा की रचना की, और 1915-16 में ही पंच परमेश्वर और आत्माराम की रचना की। तो ये मुंशी प्रेमचंद की पहली जो कहानियां हैं ये आरंभिक दौर की कहानियां हैं, जिनमें आदर्श अधिक है, यथार्थ कम और आदर्श पर ज्यादा बल है। बाद में चल करके प्रेमचंद जो है वो यथार्थ की ओर बढ़ते हैं। उनकी हम कफन कहानी देखते हैं, पूस की रात कहानी देखते हैं। तो यथार्थोन्मुख आदर्श की बात करते हैं, कहीं आदर्शोन्मुख यथार्थ की बात करते हैं। तो जब हम प्रेमचंद की कहानियों पर समीक्षा करेंगे, उन पर बात करेंगे, तब हम उनकी कहानियों की चर्चा करेंगे। तो ये तो मित्रों आज हमने अभी बात की आरंभिक चरण की कहानियां, जो प्रेमचंद युग से पूर्व रचित अर्थात 1915 तक रचित कहानियों की चर्चा की, जिन कहानियों की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो ये कहानियों में, इनके प्रकाशन में सरस्वती पत्रिका का, इंदु पत्रिका का, इंदु गल्पमाला पत्रिकाओं की विशेष भूमिका रही।
ये कहानियां आदर्शात्मक रही, उपदेशात्मक रही, मनोरंजन प्रधान रही, घटना प्रधान कहानियां थी। कहीं कहीं कल्पना थी तो काल्पनिक कहानियां थी। इनका कथानक व्यवस्थित रहा। भाषा का आरंभिक रूप हमें इन कहानियों में देखने को मिलता है। वस्तु विधान की दृष्टि से, कथा शैली की दृष्टि से ये विधा विकास के पथ पर अग्रसर थी। और इस प्रकार से आरंभिक कहानियों के रूप में कहानियों के लिए एक भूमि तैयार करने की दृष्टि से इन कहानियों का विशेष तो योगदान रहा। तो मित्रों, आज की चर्चा हम यही समाप्त करते हैं। अगली बार हम बात करेंगे प्रेमचंद जुगीन कहानियों पर और प्रेमचंदोत्तर कहानियों पर। धन्यवाद।